स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर टू यू अकेडमी पर। और आज फिर दोबारा हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 8 की जो सीरीज़ हमारी ज्योग्राफी की सीरीज़ चल रही है, उसी से चैप्टर नंबर 2 लेकर के आए हैं। तो देखते हैं उस चैप्टर में है क्या। धीरे धीरे पढ़ेंगे। आपको पता है मैं धीरे पढ़ाता हूँ, लेकिन अच्छा पढ़ाता हूँ, जो भी पढ़ाता हूँ सही पढ़ाता हूँ, अपने मेहनत करके पढ़ाता हूँ। तो आप मेरे साथ बने रहिए और चीज़ों को समझते रहिए। देखिए, चैप्टर का नाम है हमारा लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल रिसोर्सेज एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो एक एक करके तीनों चीज़ें पढ़नी है। 5 चीज़ें हैं इसके अंदर। क्या क्या है? लैंड है, सॉइल है, वाटर है, नेचुरल वेजिटेशन है और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं। तो एक एक करके सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम। देखते हैं पहले लैंड क्या, लैंड के बारे में देखते हैं कि लैंड क्या चीज़ है। ठीक है, अगर हम लैंड की बात करें तो लैंड क्या है? ये एक हमारा, अभी हमने इससे पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था, रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था। तो लैंड हमारा कैसा रिसोर्सेज है? लैंड हमारा कैसा रिसोर्स है? नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है ये हमारा। ठीक है, एंड ये कितना परसेंट है? इसका जो परसेंटेज है वो कितना है? इट इज अबाउट 30%। ठीक, पूरे धरती का 30% क्या है? लैंड है हमारा। और लैंड पर क्या है कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन भी 30% है। और इस पे पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है? अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है इसकी? पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इसकी है अनइवन। अनइवन मतलब कि कहीं पे ज़्यादा लोग होंगे तो कहीं पर कम लोग होंगे। अब ये अनइवन क्यों है? ये किस चीज़ के, पॉपुलेशन जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है टोपोग्राफी कैसी है, ठीक है, और क्लाइमेट कैसा है। ठीक है, अब देखिए इसमें एक चीज आया ही हमारे पास, ये आया हमारे पास टोपोग्राफी। अब टोपोग्राफी क्या होता है? देखिए, ये क्या होती है हमारी टोपोग्राफी? होती है स्टडी ऑफ फॉर्म्स ऑफ एंड फीचर्स ऑफ लैंड सरफेसेस। ठीक है, स्टडी ऑफ फॉर्म्स एंड फीचर्स ऑफ लैंड सरफेसेस। देखिए, अब ये किस चीज की, लैंड सरफेस का हमें फॉर्म के बारे में पढ़ना है। किसके? लैंड सरफेस का फॉर्म कैसा है, फीचर्स कैसे। फॉर्म बोले तो कैसा, क्या है वो? प्लेट्यू है, माउंटेन है, या फिर प्लेन है। ठीक, माउंटेन है, प्लेन है, डेल्टा है, जो भी है, इस तरीके से जो भी इसके फॉर्म्स होते हैं ये इस तरीके के होते हैं। उसके फीचर्स क्या हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जब हम पढ़ते हैं वो उसको क्या कहलाते हैं? हम टोपोग्राफी कहलाते हैं। अब लैंड का जो प्रयोग होता है ये, अब देखिए एक चीज़ देखिए, आप यहाँ पर देखो, पॉपुलेशन का हमने कहा था अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है पॉपुलेशन का। तो आप ध्यान से देखिएगा ज़रा। देखिए, आप ना ध्यान कभी देखना कि माउंटेन वाला जो रीजन होता है हमारा, वहां पर पॉपुलेशन कैसी होती है? लेस पॉपुलेशन होती है ना, वहां पर लोग बहुत कम होते हैं। वहीं अगर आप बात करें प्लेन वाले एरिया की, तो यहां पर डेंसली पॉपुलेटेड होता है, डेंसली पॉपुलेटेड होता है। अब डेंसली पॉपुलेटेड, अब ये माउंटेन एरियाज में लेस पॉपुलेशन और प्लेन में डेंसली पॉपुलेटेड क्यों है? देखिए, माउंटेन के पास में क्या है, पानी वगैरह की इतना, यहाँ पे जो लैंड होता है यहाँ पे स्टीप स्लोप्स होती हैं। स्टीप स्लोप्स बोले तो जो इस तरीके से स्लोप्स होती हैं यहाँ पर ज़्यादातर, तो मतलब फ्लैट लैंड नहीं होता यहाँ पर। ठीक है, एग्रीकल्चर इतना अच्छा खासा नहीं होता है यहाँ पर, है ना। वाटर अवेलेबिलिटी तो चलो, वाटर अवेलेबिलिटी भी इतनी खास नहीं है यहाँ पर।
बट जो भी है काम चल रहा है। जब यहाँ पर रहने की व्यवस्था सही नहीं है तो ट्रांसपोर्टेशन भी सही नहीं है ना। ट्रांसपोर्टेशन का इसका जो सिस्टम है ये भी सही नहीं है। अब खाने को भी यहाँ पर ज़्यादातर उगा नहीं पाते हैं लोग बाग, स्टीप स्लोप्स हैं, मतलब कहने का मतलब, और ठंड भी ज़्यादा है, क्लाइमेट यहाँ का बहुत कोल्ड है। ठीक, अब जैसा क्लाइमेट होगा मतलब इंसान क्या देखता है, कंफर्टेबिलिटी। इंसान कंफर्टेबिलिटी देखता है, जहाँ उसको कंफर्टेबिलिटी मिलती है, जहाँ पर उसको आराम मिलता है वहीं पर वो ज़्यादातर शिफ्ट करता है। अब यहाँ पर क्या है कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने की वजह से लोग क्या करते हैं कि यहाँ से शिफ्ट करते हैं किस तरफ, डेंसली पॉपुलेट ये प्लेन्स की तरफ। अब प्लेन्स में क्या है, फ्लैट लैंड है ना। अब जब फ्लैट लैंड मिल गया तो यहाँ पर रोड्स मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी अच्छा होगा, है ना, ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी अच्छा होगा। और इधर हम बात करें इसकी एग्रीकल्चर की तो फर्टाइल लैंड होता है यहाँ पर फर्टाइल लैंड होता नहीं है, यहाँ फर्टाइल लैंड होता है, इसलिए एग्रीकल्चर काफ़ी अच्छा तरीके से होता है ना। और क्लाइमेट जो है यहाँ का ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, मॉडरेट क्लाइमेट होता है, जॉब्स वगैरह की फैसिलिटीज़ भी काफ़ी होती है, एजुकेशन फैसिलिटीज़ भी काफ़ी अच्छी होती हैं यहाँ पर। कहने को कहा जाए तो मतलब एक इंसान के रहने के लिए सब बहुत सारी चीज़ें जो चाहिए होती हैं और सारी की सारी अक्सर चीज़ें सारी मिल जाती हैं। इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि लोग ज़्यादा पॉपुलेट, ये जो एरियाज होते हैं प्लेन वाला, ये प्लेन वाला एरिया ज़्यादा ही डेंसली पॉपुलेटेड होता है और माउंटेन वाला क्या होता है, कम पॉपुलेटेड होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। उसके बाद अगर हम बात करें तो लैंड यूजेस की बात करते हैं। ठीक है, ये हमने इतना पढ़ा। अब इधर एक ज़रा सा देखते हैं कि लैंड यूजेस, अब लैंड का प्रयोग किस चीज़ के लिए हो रहा है। ठीक, देखिए लैंड का प्रयोग हम काफ़ी चीज़ों के लिए करते हैं। एग्रीकल्चर के लिए करते हैं, और किस लिए करते हैं, रोड के लिए करते हैं या नहीं करते हैं, माइनिंग वगैरह भी करते हैं हम। माइनिंग हो गया आपका, बिल्डिंग हो गया, इंडस्ट्रीज हो गए, बिल्डिंग्स हो गई, और आपका इंडस्ट्रीज हो गई। ठीक, एग्रीकल्चर, लैंड का प्रयोग हम किस किस चीज़ के लिए करते हैं, एग्रीकल्चर करने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, माइनिंग के लिए, अपनी बिल्डिंग बनाते हैं हम लैंड पर, इंडस्ट्रीज सेटअप करते हैं। ये सारी चीज़ें क्या करते हैं हम, लैंड का प्रयोग इन सब चीज़ों में हम करते हैं। और लैंड यूजेस के लिए कुछ ह्यूमन फैक्टर्स भी हैं। देखिए अगर हम बात करें तो ह्यूमन फैक्टर्स की, लाइक पॉपुलेशन एंड देखिए लैंड यूजेस के लिए ह्यूमन फैक्टर हैं हमारे पास कुछ। ह्यूमन फैक्टर क्या है, अब लैंड को यूज करने के लिए इंसान का दिमाग चाहिए या नहीं चाहिए। लैंड यूजेस के लिए इंसान का दिमाग चाहिए, मतलब कि टेक्नोलॉजी को प्रयोग करने के लिए, है ना। और पॉपुलेशन, ह्यूमन फैक्टर क्या है लैंड यूजेस के, लैंड यूज करते हैं हम तो टेक्नोलॉजी का प्रयोग भी करते हैं और पॉपुलेशन भी बढ़ती है। अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो आपको पता है पॉपुलेशन बढ़ती है तो क्या होगा, अब लैंड है, जमीन है, कोई रबड़ तो है नहीं जो खिंचती चली जाएगी। लैंड है, एक लिमिटेड है, एक पोर्शन है इसका जो कि किसी न किसी टाइम पे खत्म होगा। तो पॉपुलेशन, ये क्या, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो क्या हो रहा है, लैंड की कमी पड़ेगी। अब
लैंड की कमी पड़ेगी तो अब क्या करना पड़ेगा हमको, लैंड को कंजर्व करना पड़ेगा, है ना। अब ठीक है, लैंड कंजर्व करना पड़ेगा। अब लैंड को अगर हम एक चीज ऐसे को 1 मिनट मिटा देता हूं मैं, अब ये आपका, हाँ यहां से मिटा देता हूं। अब लैंड का जो होता है ये, हम लैंड का क्लासिफिकेशन करें, लैंड क्लासिफिकेशन मतलब लैंड को अगर हम डिवाइड करेंगे किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ठीक। तो कितने तरीकों, कितने पार्ट्स में हम बांट सकते हैं, 2 पार्ट में बांट सकते हैं हम। देखिए किस किस तरीके में, ये ज़्यादा बड़ा कर दिया। देखिए हम बांटना चाहें तो इसे कैसे बांट सकते हैं, एक होता है प्राइवेट लैंड, इसको हम बोलते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी, एक होती है कॉमन प्रॉपर्टी, कौन सी, कॉमन प्रॉपर्टी, जिसको हम पब्लिक प्रॉपर्टी भी कहते हैं, ठीक है। प्राइवेट प्रॉपर्टी और कॉमन प्रॉपर्टी। प्राइवेट प्रॉपर्टी में अगर हम बात करें तो देखिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी में आपको क्या, आपके खेत वगैरह हो गए, फील्ड हो गया, आपका हाउस हो गया, और फील्ड हो गया आपका, हाउस, फील्ड, हाउस, प्लॉट, ये सारी चीज़ें क्या हो गई, प्राइवेट में हो गई। और कॉमन में क्या हो गया, पार्क्स हो गए, वेल्स हो गए, ठीक, पार्क हैं, वेल्स हैं, मंदिर हैं, टेम्पल है, मतलब, है ना। तो ये सारी चीज़ें किस में आ गई, कॉमन प्रॉपर्टी में आ गई। अब ये जब ज़्यादा लोग बढ़ गए तो अब थ्रेट क्या हुआ, जब पॉपुलेशन बढ़ी तो लैंड के लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत ये आई कि अब लैंड कम पड़ने लग गया। अब लैंड कम पड़ने लग गया तो अब हमें लैंड, और एक और चीज़ होने लगी कि जब हमने प्रॉपर्टी बढ़ी, टेक्नोलॉजी बढ़ी, तो क्या होने लगा, अब लैंड पोल्यूशन भी हुआ, अब लैंड खराब भी होने लगा, वेस्ट भी होने लगा। वेस्ट कैसे होगा लैंड, अब देखिए आपने क्या किया, अब पॉपुलेशन जब बढ़ेगी तो आप क्या करोगे, फॉरेस्ट को काटोगे, ठीक, फॉरेस्ट काटोगे तभी लैंड बढ़ेगा, वैसे रबड़ तो है नहीं जो बढ़ जाएगा। अब फॉरेस्ट एक टाइम बाद क्या होगा, ये फॉरेस्ट भी खत्म हो जाएंगे। अब आपको दिक्कत आएगी ना, क्या दिक्कत आएगी भाई, फॉरेस्ट खत्म हो जाएगा तो फिर तो ये समझो कि कहानी खत्म हो गई सबकी, फॉरेस्ट खत्म हो गए। अब हमें, अब फॉरेस्ट, और क्या बोलते हैं अब लोग, पॉपुलेशन, लैंड पोल्यूशन भी होता है कुछ। लैंड पोल्यूशन किस तरीके से होता है, इसके खत्म, लैंड डिग्रेडेशन के कुछ फैक्टर्स हैं। लैंड पोल्यूशन की अगर हम बात करें तो लैंड पोल्यूशन किसकी वजह से, केमिकल्स की वजह से, फर्टिलाइजर्स की वजह से क्या हुआ, लैंड पोल्यूशन होने लग गया। और लैंड पोल्यूशन होने लग गया तो अब क्या क्या चीज़ें हुई, अब दिक्कत हुई क्या, देखो जब हमने ज़्यादा फॉरेस्ट काट दिए, चीज़ों को काटने लग गए तो क्या होने लग गए, लैंडस्लाइड्स भी होने लग गई। अब कहोगे लैंडस्लाइड्स क्या होता है, देखिए लैंडस्लाइड होती है, मान लो ये आपका माउंटेन है, आपने क्या किया, यहाँ पर पहले एक पेड़ थे, ठीक, यहाँ पर पेड़ थे, आपने पेड़ काट दिए। अब जब बारिश होगी
जब बारिश होगी तो यहाँ पे जो मिट्टी है वो मिट्टी पूरी जाएगी नीचे की तरफ, ठीक। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, यहाँ से जो मिट्टी धस के जा रही है, खिसक के जा रही है, उसी को बोलते हैं हम लैंडस्लाइड्स, ठीक है। देखो लैंडस्लाइड वगैरह होंगे, इससे क्या होगा कि हमारे को थ्रेट्स है, मतलब खतरा है इन सब चीज़ों से। तो अब इनको हम बचाएंगे कैसे, ठीक। अब इनको बचाने के कुछ तरीके तो होंगे कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज के लिए, ठीक। एक मिनट, फिर मैं इसको इधर लिख देते हैं। अगर हम कंजर्वेशन की बात करें तो कंजर्वेशन के लिए क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं हम एफोरेस्टेशन कर सकते हैं। अब कहोगे ये एफोरेस्टेशन क्या होता है, जैसे तुमने डिफोरेस्टेशन किया था वैसे एफोरेस्टेशन करोगे। डिफोरेस्टेशन मतलब जंगलों को काटना, है ना, जंगलों को काटना, पेड़ों को काटना। एफोरेस्टेशन मतलब पेड़ों को लगाना। और आप पेस्टिसाइड्स को रेगुलेट करके लगाओगे। रेगुलेटेड यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, ठीक है। लैंड रिक्लेमेशन भी है एक इसमें, लैंड रिक्लेमेशन भी है। या आप इन तरीकों से आप क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं लैंड को। अब हम इसके बाद चलते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कहता है सॉइल के बारे में। तो दोस्तों आप पढ़ेंगे हम क्या, सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए पहले हम देख लेते हैं कि सॉइल में क्या क्या है, ठीक है। तो सॉइल के बारे में हमें क्या क्या चीज़ पढ़नी है। पहले तो सॉइल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, देन उसके बाद पढ़ेंगे कि ये बनती कैसे है, ठीक है। इसका फॉर्मेशन पढ़ेंगे कि ये किस तरीके से बनती है। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इसका हम पढ़ेंगे इसके डिग्रेडेशन के क्या फैक्टर्स क्या हैं, इसके फैक्टर्स ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन, ठीक है। सॉइल डिग्रेडेशन के फैक्टर क्या हैं, ये पढ़ना है हमको। देन उसके बाद हमें पढ़ना है इसकी कंजर्वेशन मेथड क्या है, ठीक है। कंजर्वेशन मेथड की बात करेंगे हम इसके, कि हम इसको सॉइल को कंजर्व किस किस तरीके से कर सकते हैं। तो पहले हम बात करें सॉइल की। तो देखिए सॉइल क्या है, सॉइल इज द थिन ग्रेनी सब्सटेंस। सॉइल क्या है, देखिए सॉइल क्या है, एक थिन ग्रेनी सब्सटेंस है, थिन ग्रेनी सब्सटेंस दैट इज कवरिंग ऑफ द अर्थ, कवरिंग ऑफ द अर्थ। और इसको हम एक और चीज कह सकते हैं, टॉप मोस्ट लेयर, ये भी बोल सकते हैं हम इसको। देखो ये भी क्या है, नेचुरल रिसोर्स है, क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं पूरा का पूरा नेचुरल रिसोर्स, ये भी नेचुरल रिसोर्स है, ओके। तो आपको सॉइल के बारे में ये पता है। देखिए हमारी धरती पे जो सबसे ऊपर वाली जो लेयर है, धरती पे जो सबसे ऊपर वाली लेयर है जिस पर कि हमारी क्रॉप्स उगती हैं, जिस पर हमारी फसल होती है, वो पूरी की पूरी लेयर क्या है, वो हमारी सॉइल है। अब बात करते हैं कि ये बनती किस तरीके से। एक मिनट में इसको ज़रा मिटा देता हूँ। देखो बात करते हैं कि ये बनेगी कैसे, ओके। देखिए हमारा ये पहला जो पॉइंट था इस चैप्टर का, सॉइल, वो भी हमने पढ़ा। देन उसके बाद ये फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं, देखिए सॉइल की फॉर्मेशन किस किस तरीके से होगी, ठीक है। सॉइल फॉर्मेशन की अगर हम बात करें, देखिए फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, बनना, किस तरीके से ये बनेगी। देखा इसका एक फैक्टर तो हम बोलेंगे पेरेंट रॉक, ठीक है। एक फैक्टर क्या हो गया इसका, पेरेंट रॉक, क्लाइमेट, टाइम। देखो एक फैक्टर हो गया इसका क्लाइमेट, एक फैक्टर मान लेते हैं इसका, ये मान क्या लेते हैं, होता है टाइम, ठीक है। एक होता है ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर, ओके। एंड एक फैक्टर इसका होता है टोपोग्राफी, क्या, टोपोग्राफी,
ओके। पेरेंट रॉक मतलब कि ये किस जगह पर है, मतलब यहाँ पे जो मेन इसका जो रॉक था वो क्या था, इस जगह पर, जिस जगह पर ये बनी हुई है वहाँ पर रॉक क्या था। जैसे कि डिटर्मिनेशन ऑफ कलर, अब पेरेंट रॉक से हमें क्या क्या चीज़ें पता लग जाएंगी। देखो, अगर जो भी पेरेंट रॉक होगा इसका, वहाँ से हमें सॉइल के किसके बारे में पता लगेगा, कलर के बारे में पता लग जाएगा कि ये सॉइल का कलर कैसा होने वाला है। ओके, देन हम इसके टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल्स, कंटेक्स्ट और परमिएबिलिटी के बारे में बता सकते हैं। टेक्सचर के बारे में बता सकते हैं कि इसका टेक्सचर कैसा होगा कलर का, इसका पेरेंट रॉक का जो भी टेक्सचर, पेरेंट रॉक जो होगा उसके कलर से, जो उसका पेरेंट रॉक का कलर होगा उसी से क्या उस सॉइल का कलर भी होगा। उसका टेक्सचर के बारे में बता सकते हैं, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बता सकते हैं हम, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बता सकते हैं कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होंगी। ओके, और हम बात करें इसके मिनरल कंटेंट इसमें कैसे होंगे, मिनरल कंटेंट कैसे होंगे इसमें, मिनरल कंटेंट इसमें कैसे होंगे पेरेंट रॉक में। टोपोग्राफी आपको पता है क्या होती है कि ये जैसी जगह, जिस जगह पर होगी, जैसे प्लेन पे होगी तो प्लेन में है कि आपका माउंटेन पर है या फिर प्लेट्यू पर है, ये फैक्टर भी डिटरमाइन करते हैं कि सॉइल किस तरीके से बनेगी। ऑर्गेनिक मैटर में अगर हम बात करें तो जो आपके जो फ्लोरा एंड फौना है, फ्लोरा और फौना जो है हमारा, ये डिटरमाइन करता है। और टाइम आपको पता ही है, टाइम तो लगता ही है। और क्लाइमेट की बात करें कि कैसा क्लाइमेट है, रेनी है, कोल्ड है या फिर वार्म है, कैसा क्लाइमेट है, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है कि हमारी जो सॉइल बनेगी वो किस तरीके की बनेगी। तो सॉइल को बनाने में किन किन फैक्टर्स का काम होता है, पेरेंट रॉक का, टोपोग्राफी का, ऑर्गेनिक मैटर का, टाइम का, क्लाइमेट का। ओके, तो इस तरीके से हमारा ये फॉर्मेशन भी कंप्लीट हो गया। अब इसका आता है डिग्रेडेशन। अब हम इसको सॉइल को यूज़ करते हैं, सॉइल डिग्रेड मतलब कि सॉइल खराब होती चली जा रही है। अब ये सॉइल खराब होने के भी कुछ ना कुछ फैक्टर्स तो होंगे, ठीक है। अब सॉइल खराब कैसे हो रही है, जरा इसको भी देख लेते हैं। देखिए, एक मिनट, हाँ जी। अब अगर हम सॉइल खराब होने की अगर बात करें तो इसके फैक्टर्स हैं हमारे, सॉइल डिग्रेडेशन के फैक्टर्स जो हैं हमारे, सॉइल डिग्रेडेशन के जो फैक्टर हैं, देखो, बाढ़ आएगी तो खराब होगा, केमिकल फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो भी खराब होगी, केमिकल फर्टिलाइजर्स इनसे भी दिक्कत होगी। हम अगर डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो भी खराब होगी, लैंडस्लाइड्स होंगे तो भी खराब होगी, ओवरग्रेजिंग होगी, ठीक है, ओवरग्रेजिंग होगी तो भी हमारी सॉइल जो है वो खराब होगी। और एक है रेन वाटर। देखिए, बाढ़ आती है तो ऊपर की जो लेयर होती है उसको बहा के ले जाती है, तो इससे हमारी सॉइल खराब होती है। केमिकल फर्टिलाइजर, ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल हम जब प्रयोग करेंगे तो भी हमारा दिक्कत आ जाएगी। डिफॉरेस्टेशन होता है कि ज़्यादा मात्रा में पेड़ों को काटना। जब पेड़ों को हम काटेंगे, मान लो ये सॉइल है, यहाँ पर ये एक पेड़ बनाया है हमने, अब इसकी जड़ें क्या हैं, ये ऐसे करके फैली हुई हैं। अब ये जड़ें जो फैली हुई हैं, ये क्या है कि मिट्टी को पकड़ रखा है। जब तुम इस पेड़ को काट दोगे तो क्या है, अब जड़ें भी जिंदा नहीं रहेंगी। जब पेड़ कट गया तो जड़ें तो जिंदा रहने वाली है नहीं। अब जड़ें जिंदा नहीं रहेंगी तो क्या होगा, यहाँ से जो टॉप मोस्ट लेयर जो है वो क्या है, बह जाएगी। जैसी बाढ़ आएगी तो ये टॉप मोस्ट लेयर बह जाएगी हमारी, ठीक है। फ्लड का हो गया, केमिकल फर्टिलाइजर्स, डिफॉरेस्टेशन हो गया, लैंडस्लाइड आपको मैंने बताया था। जब आपका माउंटेन एरियाज में ये जो पेड़ खड़े होते हैं, इन पेड़ों को जब हम काट देते हैं तो अगर मान लो यहाँ पर ये जो बारिश जब होती है तो एकदम से जब ज़्यादा बारिश होती है तो यहाँ पे क्या होता है, बाढ़ टाइप जो कंडीशन बनती है, उससे क्या होता है, ये जो इधर की जो यहाँ पे
जो मिट्टी है वो मिट्टी क्या होता है, धंस जाती है और उसके साथ पानी के साथ में वो भी चली आती है। बोले ना कि जब तक पेड़ रहेंगे तब तक मिट्टी को पकड़ के रखेंगे, जब पेड़ ही नहीं रहे तो मिट्टी पकड़ के नहीं रख पाएंगे उसको। अब पकड़ के नहीं रख पाएंगे तो वो क्या होगा, मिट्टी भी पानी के साथ जाएगी और उसी को हम बोलते हैं लैंड स्लाइड्स। ठीक है, वहां पे क्या है, लैंड इधर स्लाइड कर जाएगा एक जगह से दूसरी जगह के लिए, थोड़ा सा खिसक जाता है। फिर उसके बाद है हमारा क्या, इधर है ओवर ग्रेजिंग। अब एक बात बताइए, जरा सा एक फील्ड है, उस पर एक लिमिट ही तो होगी कि ग्रेज करने की, कैटल्स के खाने के लिए एक लिमिट अमाउंट होगा ना, एक लिमिट होगी कि भाई इतना ही खा सकती हैं यहाँ पे कैटल्स हमारी, इतना ही घास वगैरह खा सकती हैं। अब इससे ज़्यादा खाएंगे तो क्या ओवर हो जाएगा, ओवर हो जाएगा तो मतलब क्या है कि अब वो वहाँ की सॉइल जो है, उस सॉइल के अंदर से भी जो भी बचा हुआ है थोड़ा सा उसको भी निकाल लेंगी, तो वहाँ पे क्या होगा, अब वहाँ पे घास ही नहीं उपजेगी। जब घास ही नहीं उपजेगी तो क्या होगा, वहाँ पर वो जमीन क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। और जमीन बंजर होगी तो वहाँ पे विंड हवा जब चलेगी तो उस जो ऊपर की टॉप मोस्ट लेयर है, उस टॉप मोस्ट लेयर को भी उड़ा करके ले जाएगी। ठीक है, रेन वाटर की अगर हम बात करें, जब ज़्यादा पानी कहीं पे इकट्ठा होता है तो फिर जहाँ पर वो भी बाढ़ की कंडीशन लेके आता है। ज़्यादा रेन वाटर जो होता है वो भी तो बाढ़ की कंडीशन ही लेके आएगा। ठीक, तो उससे भी हमें सॉइल डिग्रेडेशन होता है। अब कुछ ना देखिए, जब हर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसका उपाय भी निकाला जाता है। अब उपाय निकालने के लिए इसके कुछ ना कुछ तो फैक्टर्स होंगे कंजर्व करने के। तो अब कंजर्वेशन देखते हैं कि हम किस तरीके से इसके कंजर्वेशन मेथड क्या क्या हैं। अब हम कंजर्वेशन मेथड की बात करें तो इसको ज़रा मिटा के फिर बात करते हैं कंजर्वेशन मेथड की। एक मिनट यहीं कर देते हैं ज़रा। देखिए, कंजर्वेशन मेथड में आपके कुछ मेथड्स हैं, हम बात करेंगे उन मेथड्स की। कुछ मेथड्स की अगर हम बात करें तो देखिए, आपका मेथड है मल्चिंग, ठीक है, और एक है काउंटर प्लोइंग, काउंटर बैरियर्स है, काउंटर बैरियर्स, रॉक डाउन, ये है हमारा रॉक डैम। एक है टेरेस फार्मिंग, टेरेस फार्मिंग है, इंटरक्रॉपिंग है, इंटरक्रॉपिंग हो गया हमारा। एक है शेल्टर बेल्ट, एक शेल्टर बेल्ट है, और एक और है हमारा जिसको एक और नाम लिखते हैं हम यहाँ पे, काउंटर प्लोइंग का है, काउंटर प्लोइंग। अब देखो एक एक करके हम बात करते हैं, ठीक है। अब एक एक करके बात करें, अगर हम मल्चिंग की बात करते हैं, चलिए, तो अगर मैं मल्चिंग की बात करूं तो मल्चिंग में क्या होता है कि देखो, दो पेड़ के बीच में या फिर चार पेड़ के बीच में जो भी, अब देखो एक पेड़ मान लो ये खड़ा है, एक पेड़ ये खड़ा है, ठीक है। इसके बीच में ये जो ज़मीन है, ये जो जगह बची हुई है, इस पर क्या करते हैं हम, स्ट्रॉ वगैरह डाल देते हैं, ठीक है। अब स्ट्रॉ वगैरह डाल देते तो क्या होता है कि जो ज़मीन के पास में थोड़ी सी जो नमी है, वो नमी फिर उड़ती नहीं है, वो नमी वहीं की वहीं रहती है। जब वहाँ से नमी नहीं उड़ेगी तो क्या होगा, वहाँ से अब सॉइल जो है वो उड़ नहीं पाएगी। क्या करते हैं हम, देखो जब हमारा गर्म मौसम होता है तो क्या होता है, धूल उड़ती है। अब धूल उड़ती है तो हम क्या करते हैं, पानी छिड़क देते हैं। पानी छिड़कने के बाद में क्या होता है कि वहाँ की मिट्टी जो है वहीं की वहीं बैठ जाती है और उसको उड़ने का इतनी कैपेसिटी नहीं रहती है फिर उसमें। वही हम यहाँ करते हैं कि स्ट्रॉ डाल देते हैं। स्ट्रॉ को डाल देता है, वो क्या करता है कि उसके जो सॉइल के अंदर जो नमी है, उस नमी को उड़ने नहीं देता, इवेपोरेट नहीं होने देता। और जब वो इवेपोरेट नहीं होगी तो फिर यहाँ की जो मिट्टी है वो सूखी नहीं पड़ेगी, और जब मिट्टी सूखी नहीं पड़ेगी तो क्या होगा, वो हवा के साथ में उड़ भी नहीं पाएगी। तो यहाँ पे डिग्रेडेशन होने का कोई सवाल नहीं बनता है। तो एक मेथड है हमारा क्या, मल्चिंग, जिसमें हम ये काम करते हैं। देन उसके बाद हमारा एक मेथड है काउंटर बैरियर्स, ठीक है। अब काउंटर बैरियर में क्या होता है, देखिए काउंटर बैरियर में क्या करेंगे, एक खाई बनाएंगे हम, ठीक है। एक मान लो एक खाई बना दी हमने इस तरीके से, और इस खाई के इस तरफ हमने ऐसे करके ये जो रॉक्स वगैरह लगा करके एक बांध टाइप बना दिया, ठीक है, एक बांध टाइप बना दिया। अब ये बांध टाइप जब हमने बना दिया तो क्या होगा, जब इधर से अगर पानी आता है इधर से, तो अब जो भी पानी आएगा वो क्या करेगा, ये तो इसको बचाएगी पानी को,
ये क्या है, पानी इसमें टकराएगा तो ये थोड़ा सा रोकेगी पानी को, और सॉइल को भी थोड़ा थोड़ा ये जो रॉक्स लगाए हैं हमने ये रोकेंगे, और पानी यहाँ पर भर जाएगा। ठीक है, तो क्या है कि ये जो सॉइल यहाँ से अगर किसी तरीके से मान लो सॉइल पानी के साथ में सॉइल आ रही है, अब सॉइल जब इसके ऊपर आएगी, इसके ऊपर लगेगी, तो फिर क्या है, सॉइल यहाँ रुक जाएगी, हमारी सॉइल टिक जाएगी। ये इससे क्या होगा कि सॉइल जो है हमारी वॉश नहीं हो पाएगी, बोले तो सॉइल डिग्रेड नहीं हो पाएगी हमारी। ठीक है, और इसके बाद है एक हमारा रॉक डैम की बात करें। देखिए रॉक डैम में अगर हम बात करें, एक रॉक्स का ना हम डैम टाइप बना देते हैं। ठीक है, रॉक्स का डैम बनाएंगे तो उसमें क्या होता है, पानी जब आता है तो उस डैम पे टकराने के बाद में क्या होता है, वो मिट्टी को कहीं भी लेके जाने देते। सेम इसी तरीके से होता है आपका ये जो अभी हमने बताया आपका। देन उसके बाद हमारा है टेरेस फार्मिंग की बात करें अगर हम, देखिए ये है टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग के लिए मैं आपको ये मिटा देता हूँ, 1 मिनट आप देखना ज़रा। टेरेस फार्मिंग आपका कुछ इस तरीके से होता है। देखो टेरेस फार्मिंग क्या होता है, जैसे मान लो ये स्टीप स्लोप्स है, माउंटेन की स्टीप स्लोप्स हैं। अब इन स्टीप स्लोप्स को कुछ इस तरीके से काटा जाता है कि ये सीडी टाइप बन जाती है। जैसे सीडी टाइप बोले तो अब कैसे बनेगी, देखिए क्या होगा, यहाँ पे कुछ ऐसे होगा, थोड़ा सा ऐसे होगा, फिर थोड़ा ये नीचे ऐसे करेंगे, फिर थोड़ा ऐसे नीचे करेंगे, तो ऐसे करके ये कुछ स्लोप टाइप बनाते चले जाते हैं। देखिए ये कुछ ऐसे बनेगा आपका। ठीक है, यहाँ ऐसे बन जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर थोड़ा काट देंगे उसको, फिर वो ऐसे काट देंगे, फिर ऐसे ऐसे करके अब ये टेरेस टाइप बनता चला जाएगा। क्या होगा, ये टेरेस टाइप बनता चला जाएगा। ठीक है, और ये इस एरिया ये जो ये वाला एरिया है, इस वाले एरिया पे क्या करते हैं, ये फार्मिंग अपना फार्मिंग कर लेते हैं, तो इसी को बोलते हैं टेरेस फार्मिंग। अब ये क्यों की जाती है, मान लो यहाँ आई बाढ़, यहाँ पे मतलब बादल फट गए और एकदम से पानी आया, खींच के पानी आया एकदम से। अगर ये सीधा होता तो क्या होता कि ये मिट्टी को साथ लेके जाता। अब क्या होगा, यहाँ से आया कुछ पानी, जो मिट्टी अगर मान लो यहाँ से आई होगी तो वो थोड़ी सी यहाँ रुकेगी, अगर यहाँ भी नहीं रुक पाती है तो यहाँ रुकेगी, यहाँ भी नहीं रुक पाती तो यहाँ रुकेगी। एट द एंड जब लास्ट तक क्या होगा कि ये जो मिट्टी है हमारी किसी ना किसी तरीके से बच जाएगी। तो इसलिए हम टेरेस फार्मिंग भी करते हैं। फिर है हमारा इंटरक्रॉपिंग। ठीक, एक मेथड है हमारा जिससे कि हम सॉइल डिग्रेडेशन को रोक पाते हैं, वो मेथड है हमारा इंटरक्रॉपिंग। अगर इंटरक्रॉपिंग की मैं बात करूं तो इंटरक्रॉपिंग मतलब है कि अल्टरनेट वेज में हमको क्रॉपिंग करनी होती है, फील्ड को खाली नहीं छोड़ना होता है। जैसे पहले गेहूं उगा दिए, फिर दूसरी कोई उगा दी, उसको खत्म होने के बाद उसके बाद दूसरी उगा दी, तो अल्टरनेट में हम कुछ ना कुछ उगाते रहते हैं। इससे क्या होता है, फील्ड खाली नहीं रहता, और जब फील्ड खाली नहीं रहता तो हम उसको पानी वगैरह देते हैं, तो मिट्टी में क्या रहती है, मिट्टी में हमारा मॉइस्चर रहता है, और मिट्टी में जब मॉइस्चर रहता है तो क्या है, मिट्टी उड़ नहीं पाती है और सॉइल डिग्रेडेशन फिर होगा ही नहीं। फिर आता है हमारा शेल्टर बेल्ट। आपने देखा होगा खेतों के चारों तरफ हम या खेतों में देखें या फिर कोस्टल एरियाज जो हमारा है, समुद्री इलाके हैं जो हमारे, उनमें देखें तो क्या होगा कि खेतों फील्ड के चारों तरफ ना पेड़ लगे होते हैं, लाइन से मेड़ पर पेड़ लगे होते हैं। ठीक है, ये जो मेड़ होती है इस पे पेड़ लगे होते हैं कुछ तरीके कुछ। अब इन पेड़ का किस लिए क्या काम होता है, इन पेड़ का काम होता है, इन पेड़ से लोग पता करते हैं कि हवा किधर की चल रही है, और जिधर की हवा चल रही होती है तो उस तरफ के क्या होते हैं, वो जो जैसी हवा चलती है तो वो क्या करते हैं, हवा पानी वगैरह खेत में देते हैं, तो क्या उन्हें पता लग जाता है कि किधर की हवा चल रही है और कैसी हवा आएगी, उस हिसाब से वो खेतों को पानी दे देते हैं। और जो मिट्टी है आपकी, मिट्टी में जब नमी आ जाती है तो फिर वो मिट्टी उड़ती नहीं है। तो ये वाला जो मेथड है ये भी लोग यूज करते हैं हम अपना सॉइल डिग्रेडेशन को रोकने के लिए। ओके, देन उसके बाद में अगर हम बात करें, फिर आता है हमारा वाटर। ओके, फिर हम वाटर की बात करें, अगर वाटर इज अ नेचुरल रिसोर्स, ये तो सबको पता है आपको। हम ज़रा पानी की बात कर लेते हैं, 1 मिनट मिटा देते हैं ज़रा इसको।
देखो, अगर वाटर की बात करें, वाटर आपको अच्छे से पता है क्या चीज़ है। वाटर एक नेचुरल रिसोर्स है ना। और वाटर आपका सिर्फ इस वाटर में, धरती पर वाटर तो काफ़ी है, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ 2.7% जो वाटर है वो वाटर है आपका फ्रेश वाटर, जिसको आप पी सकते हैं। ठीक है, जिस पानी को आप पी सकते हैं। अब इस 2.7% का भी 70%, इस 2.7% का भी 70% जो वाटर है वो किस में है? आइस के और ग्लेशियर के फॉर्म में, जिसको आप आसानी से आपको वो प्राप्त नहीं हो सकता है। 70% आपका ऐसा पानी है जो आपका माउंटेन रीजन्स में है, जो आइस शीट्स में और ग्लेशियर्स में है। सिर्फ आप इसमें से कितने % पानी को एक्सेस कर सकते हो कि जो आपको पीने को मिल जाए, आपके यूज में आ जाए? तो वो पानी जो है वो सिर्फ तुम 1% पानी जो है हमारा फ्रेश वाटर। वैसे फ्रेश वाटर कितना है? 2.7%। अब इस 2.7% का भी 70% पानी कहाँ पर है? आइस और ग्लेशियर्स के फॉर्म में, जो कि कहाँ पर है? माउंटेन्स में है। अब ये आइस और ग्लेशियर्स वाला माउंटेन कौन सा? एंटार्क्टिका वाला। एंटार्क्टिका वाला जो एरिया है हमारा वो है क्या? आइस शीट्स में है। देन उसके बाद अगर हम बात करें, ये जो 1% पानी है वो हमारा एक्सेसिबल है, जिसको हम पी सकते, जिसको जो हमें मिल सकता है, एक्सेसिबल है ये, इसको हम मिल सकता है। ये वाला पानी जो 1%, आप देख सकते हैं कि कितना पानी पीने लायक सिर्फ आपका है 2.7%, उसमें से 1% ही सिर्फ तुम्हारा एक्सेसिबल है, जिसमें सब कुछ चल रहा है हिसाब किताब, और 70% पानी जो है वो किस में है? वो हमारा एंटार्क्टिका में है, जो कि आइस शीट्स और ग्लेशियर्स के फॉर्म में पड़ा हुआ है। अब एक और चीज याद रखना आपको कि देखिए, वाटर एक ऐसा कंपोनेंट है जिसको हम ना तो बना ही सकते, वाटर कैन नाइदर बी क्रिएटर, वाटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी वाटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी सबट्रैक्टेड। ठीक है, वाटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो हम पानी को बना सकते हैं और ना ही उसको घटा सकते हैं। ठीक है, अब एक बात बताओ, बना सकते नहीं है, अब घटा भी नहीं सकते हैं, लेकिन जितना पानी है उसको भी खराब कर देंगे तो गड़बड़ होगी नहीं होगी? होगी ना। 2.7% पानी है, उसको भी बर्बाद करेंगे, उसको भी पॉल्यूट कर देंगे, तो क्या गड़बड़ हो जाएगी फिर तो। अब एक चीज देखो, अब ये पानी है, अब इस पानी का हम यूज किस किस चीज के लिए कर लेते हैं? जरा यूजेस की हम बात करें अगर आप, तो यूजेस की अगर बात करें हम, ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, इन सब चीज में हम कर लेते हैं। यूजेस इसकी अगर बात करें तो यूजेस कहाँ कहाँ करते हैं हम? आपके यूजेस की अगर बात करें तो देखो, ड्रिंकिंग के लिए आप करते हैं, पीने के लिए, और वॉशिंग धोने के लिए, इंडस्ट्रीज में होता है आपका, और कहाँ यूज होता है? आपका एग्रीकल्चर में होता है। ठीक है, वॉशिंग, ड्रिंकिंग, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, कुकिंग, खाना बनाने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं हम। ठीक, यूजेस तो हमारे ये दिख रहे हैं साफ कि हम इन जगह पर पानी का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, इतना सब कुछ है किस लिए? खाने के लिए, पीने के लिए, धोने के लिए, वॉशिंग के, खाना पीना धोना, एग्रीकल्चर और पानी लगाने के लिए खेतों में, इन सब चीज़ों के लिए इसके यूजेस हैं। अब एक चीज़ मैंने बताई थी आपको, पॉपुलेशन। अब इंसान बढ़ रहे हैं, है ना, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो क्या डिमांड भी बढ़ेगी पानी की, कि भाई पानी हमें चाहिए, तो डिमांड भी बढ़ेगी। अब एक चीज़ याद रखो जो मैंने अभी यहाँ लिखी है, पानी को ना ही बना सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं, पानी तो लिमिटेड है। डिमांड बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन पानी लिमिटेड है। अब पानी लिमिटेड है तो क्या होगा? अब तो भाई जब ये दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं और पानी भी लिमिटेड है तो क्या हो जाएगा?
शॉर्टेज होगी पानी की, है ना, पानी की कमी हो जाएगी। अब पानी की कमी हो जाएगी तो अब ये पानी की जो कमी है ये अलग अलग जगह पर अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से पानी की कमी है। जैसे देखिए अब आप डेजर्ट एरिया में देखेंगे तो वहां पर पानी की आपको बहुत कमी मिलेगी, ठीक है। आप उत्तर प्रदेश में ज़रा देखेंगे तो वहाँ पे कुछ कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर पानी बहुत है, कुछ कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर पानी है ही नहीं, कुछ कुछ ऐसी हैं जहाँ पर पानी खारा है। इस तरीके से मतलब बोरिंग वगैरह से भी पानी कुछ कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर खारा पानी निकलता है। तो ये सब ऐसा होता क्यों है? इन सब का रीज़न सिर्फ ये है कि वहाँ का सीजनल और एनुअल प्रेसिपिटेशन जो है वो बहुत ही वेरिएशन है उसमें। शॉर्टेज इनका जो ये जो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सीजनल वेरिएशन होती हैं, ठीक है, और प्रेसिपिटेशन वेरिएशन भी होती हैं, ठीक है, प्रेसिपिटेशन वेरिएशन भी होती हैं, ये सब चीज़ें होती हैं हमारी, ठीक है। और अगर हम बात करें इसकी, अब पानी की कमी एक और कारण से होती है। पानी की कमी जो होती है, ये जो शॉर्टेज है, पानी की कमी होती है, देखो या तो हम इसको ज़्यादा यूज़ कर लें, इसको हम बोलते हैं जब ज़्यादा यूज़ करते हैं इसको बोलते हैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, और कंटेमिनेशन, ठीक है। अब ओवर एक्सप्लॉयटेशन और कंटेमिनेशन, देखिए एक मिनट इसको मिटा देता हूं मैं ज़रा, हाँ इधर लिख लेते हैं, ज़रा देखते हैं। देखिए शॉर्टेज हमारी किस किस चीज़ से हुई? एक तो हमने पानी को ज़्यादा यूज़ किया जिसको हम बोलते हैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या है? नहाना चाहिए 1 बाल्टी से या फिर 2 बाल्टी से, चला करके शॉवर लगे पड़े हैं, मज़ा ले रहे, आनंद ले रहे हैं पानी का, तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो जाएगा। अब कंटेमिनेशन ऑफ वाटर, कंटेमिनेशन ऑफ वाटर का मतलब पानी के अंदर जो चीज़ें सही नहीं है उनको भी मिलाना, जैसे कि इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकलता है उसको मिलाना, और जो नालों का पानी होता है, गंदे नालों का पानी होता है, वो भी फ्रेश वाटर में मिलाना, नदियों में मिलाना। इससे क्या हो रहा है? कंटेमिनेशन ऑफ वाटर हो रहा है। जब पानी खराब हो जाएगा, पीने लायक नहीं रहेगा, तो क्या होगा? शॉर्टेज हो जाएगी, शॉर्टेज होगी, है ना। देन उसके बाद में अगर बात करें, अब ये जब शॉर्टेज हो गई है तो कुछ ना कुछ उपाय तो ऐसे निकालने पड़ेंगे जिससे कि हम पानी हमारा बचा रहे, मतलब कंजर्वेशन करना पड़ेगा। अब कंजर्वेशन के लिए कुछ ना कुछ तो मेथड्स होंगे, ठीक है। अगर हम कंजर्वेशन मेथड की बात करें तो कुछ ना कुछ कंजर्व करने के लिए, पानी को बचाने के कुछ ना कुछ तरीके होंगे। अब उन्हीं तरीकों की बात करते हैं कि ये तरीके कौन कौन से हैं। इन्हीं तरीकों की बात की जाएगी अभी। चलिए देखिए, कंजर्वेशन ऑफ वेज, देखिए पानी को बचाना है, कंजर्वेशन ऑफ वाटर, तरीके बता देते हैं। देखिए एक तो आप वाटर हार्वेस्टिंग करिए, वाटर हार्वेस्टिंग या फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग किस तरीके से होगी? मान लो तुम्हारे घर के पास में है एक कुआं, घर है तुम्हारा ये, अरे ये तो ऐसा बन गया, बेकार वाला घर बन गया। चलिए, घर कुछ इस तरीके से है, ये तुम्हारी छत है, पहली बारिश का पानी नहीं उसका बिल्कुल हार्वेस्ट नहीं करना है। अब उसके बाद जो बारिश का पानी आएगा वो ये तुम्हारा पाइप, ये मान लीजिए ये आपका पाइप आया है, इस पाइप को आप यहाँ से इस वेल के अंदर जोड़ दीजिए। तो जो भी आपका पानी यहाँ आएगा बारिश के टाइम पे, जो भी पानी आएगा वो सारा कहाँ जाएगा? इस वेल के अंदर चला जाएगा। तो क्या होगा? पानी हमारा बचेगा,
ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमने की इस तरीके से। और एक और तरीका होता है सेम इसी पाइप को आप अपने हैंडपंप में भी लगा सकते हैं, तो भी आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो जाएगी। देन उसके बाद कैनाल शुड बी प्रॉपरली लाइंड। देखिए, एक है कैनाल्स शुड बी प्रॉपरली लाइंड। देखिए, आपका जो कैनाल्स हैं ये होती है नहरें। नहरों को बिल्कुल प्रॉपरली आपको बनाना चाहिए कि आपका नहरों का पानी ये बोलते हैं ना कि नहर जो है, नहर के बीच में जो भी आपके किनारे हैं वो किनारे फट ना जाए, ताकि बांध को तोड़ करके वो कहीं और किसी के और कहीं और चले जाए, वहाँ से कोई दूसरा नाला सा बन जाए। तो वहाँ भी आपको प्रॉपरली नहरों को बनाना चाहिए। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो स्प्रिंकलिंग सिस्टम यूज कर सकते हैं हम। स्प्रिंकलिंग सिस्टम मतलब कि फुवारे का प्रयोग कर सकते हैं पानी को करने के लिए। इंस्टीड ऑफ आप खेत में जो इंस्टीड ऑफ कि आप पाइप लगा करके लगे पड़े हैं कि भैया पानी दे रहे हैं हम प्लांट्स को, छोटे प्लांट्स को कम पानी की जरूरत पड़ती है, लेकिन हम पानी दे उन्हें पाइप लगा करके छोड़ देते हैं समरसीवर का, ठीक है। तो वहां पे हम स्प्रिंकलिंग सिस्टम यूज कर सकते हैं। एक है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम होता है, ठीक है। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम कौन सा सिस्टम होता है? अब इसमें क्या होता है कि पानी को एक पाइप होता है, ये मेनली जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम होता है ये वहां पर होता है, डेजर्ट एरियाज में ज़्यादा यूज़ करते हैं हम इसको, क्योंकि वहां पर पानी की बहुत कमी होती है। तो जो भी पौधे होते हैं, पौधों के पास से एक ऐसे करके पाइप जा रहा होता है, उस पाइप में छेद होते हैं, वहां से पानी पानी टप 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 ऐसे करके, मतलब वहां से पानी जो है गिरता रहता है, चूता रहता है। तो ये जो मेथड होता है, यही मेथड क्या कहलाता है? ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। तो आप कंजर्वेशन ऑफ वाटर इस तरीके से आप कर सकते हैं। देन इसके बाद में हमारे दो टॉपिक रह गए, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। आपको ये नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज जो है हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और हाँ, आपको इस वीडियो का ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि कैसी वीडियो आपको लगी। एक बार फिर कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, ताकि उनका भी कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाए। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।